हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एनीमिया के प्रकार। एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पहला है आयरन की कमी से एनीमिया। यह एनीमिया मासिक धर्म के कारण अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भावस्था में भ्रूण के विकास, बालक के विकास आदि में लोहे की कमी से होती है। जैसे पालक, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक ब्लड का श्रावण होना और गर्भावस्था में भ्रूण का विकास होने के दौरान और बालक का विकास होता है, तब क्या होता है आयरन की कमी हो जाती है। उसके दौरान में पालक, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए। एप्लास्टिक एनीमिया का होता है। एप्लास्टिक एनीमिया, ये सेकंड पॉइंट है। एप्लास्टिक एनीमिया ये हड्डियों के बीच में होता है। ऐसा एक विकार है। एप्लास्टिक एनीमिया ऐसा एक विकार है जिसमें अस्थि मज्जा द्वारा रक्त कोशिकाओं का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। तो ये प्लास्टिक एनीमिया में एक ऐसा यह विकार है जो हड्डियों के बीच में होता है और अस्थि मज्जा के द्वारा क्या होता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। जो रक्त कोशिकाएं हैं उसका निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हृदय की धड़कन और सामान्य हृदय के आकार में वृद्धि, मतलब जो है धड़कन ये असामान्य हो जाता है, आकार की वृद्धि में भी असामान्य हो जाता है। हृदय के कार्य वृद्धि जो होती कार्य करने की क्षमता अवरुद्ध हो जाता है और संक्रमित हो जाता है। रक्त का स्रावन हो जाता है। इससे क्या कहेंगे सब, इससे जो ये सब लक्षण पाए जाते हैं, इस सबको क्या कहेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत ये सब आते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया यह स्थिति तब आती है जब जीवन काल का पूरा होते समय रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसमें थकान, हृदय तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाती हैं। यह स्थिति तब आती है जब जैसे ये वृद्धावस्था में अक्सर देखने को मिलता है कि जब ये जीवन काल जब अपना समय काल पूरा होने को होता है तो क्या होती है, कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और थकान होने लगती है, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब हीमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं थैलेसीमिया एनीमिया क्या होता है। यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें मानव शरीर आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण कम मात्रा में करता है। क्या करता है, यह आनुवंशिक विकार है। यह थैलेसीमिया एनीमिया के अंतर्गत यह आनुवंशिक विकार आता है और जिसमें मानव के शरीर में आरबीसी क्या होता है, कम मात्रा में निर्माण करता है। इसे कहते हैं थैलेसीमिया एनीमिया। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। 5 पॉइंट है। सिकल सेल एनीमिया है, इसमें आरबीसी प्लस एचबी प्लस O2 इसमें आरबीसी और एचबी और O2 बताया गया है। हमारे शरीर में आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, हमारा आरबीसी जो होता है उभयतल उसका आकार हो जाता है, परंतु इस व्याधि में मानव शरीर दराती के आकार की आरबीसी का निर्माण करता है, जिसके कारण यह हमारे शरीर की रक्त वाहिनियाँ संतुलित नहीं हो पाती हैं और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसा जो हमारा ब्लड है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये सिकल सेल एनीमिया के कारण क्या होता है, इसका आकार उभयतल हो जाता है। इसका आकार उभयतल होने की वजह से हमारे बैकबोन में जो होता है नसें होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। जब ये दराती के आकार में हो जाती है तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देती है, रक्त वाहिनियों का संतुलन नहीं हो पाता, इससे ऑक्सीजन में परिवहन नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से ये क्या कहलाता है, सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत आता है। पर्नीशियस एनीमिया जब हमारे शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अपर्याप्त मात्रा में हो जाता है। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 जो हमारा विटामिन है, इसका अवशोषण नहीं हो पाता है तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अपर्याप्त मात्रा में होता है। मतलब इसका कोई मात्रा नहीं होता है, मात्रा के अपर्याप्त हो जाता है इसका निर्माण
लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, अपर्याप्त हो जाता है, जिसके कारण रक्त की भारी कमी हो जाती है। कमी के होने के रक्त पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व का अवशोषण नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो हमारे लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसका मात्रा अपर्याप्त हो जाता है, और जिसके कारण रक्त में भारी कमी हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। यह बहुत खतरनाक एनीमिया है। ये बहुत घातक एनीमिया है और ख़तरनाक भी एनीमिया है। अब आते हैं नेक्स्ट में फैंकोनाई एनीमिया। यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें हमारी अस्थि मज्जाएं आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाती हैं और श्वेत लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि यह हमारा एक आनुवंशिक विकार है। फैंकोनाई जो एनीमिया है ये आनुवंशिक विकार है। इसमें आरबीसी का क्या होता है, निर्माण भी नहीं हो पाता है, और श्वेत जब से डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और जिसके कारण रक्त में कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, ब्लड कैंसर हो जाता है। फैंकोनाई एनीमिया के अंतर्गत ये आनुवंशिक गुण के अंतर्गत आता है। आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाने के कारण डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है और इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। अब आते हैं पढ़ते एनीमिया के लक्षण। एनीमिया के लक्षण क्या क्या हैं। सांस लेने में कठिनाई होती है। एनीमिया के लक्षण में ये सब सारे लक्षण मुझे दिखाई देंगे कि पता चल जाता है कि हाँ मुझे एनीमिया हुआ है। पहला क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है और हमेशा थकान होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, त्वचा का पीलापन होना जिससे होता है, तो ब्लड की कमी की वजह से स्किन क्या होता है, पीला होने लगता है, और त्वचा का पीला होना, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, दिल की अनियमित धड़कन हो जाती है, जैसे धड़कन अधिक कम या बेसी हो जाता है, अनियमित हो जाता है, पीठ हड्डियों सीनों में दर्द हो जाता है। ये सब हमारे एनीमिया के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा एनीमिया का पॉइंट खत्म होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील। मिड डे मील का प्रारंभ 1995 हुआ था। ये किस लिए शुरू किया गया था, स्कूलों के स्तर के बच्चों के पोषण में सुधार के लिए। इसका क्या उद्देश्य था, इसको चालू कर मिड डे मील का चलाया गया था। ये तो स्कूली स्तर के बच्चों को पोषण में सुधार के लिए चलाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह कब चालू किया गया था, यह 2013 में प्रारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, हर तबके के लोगों को पोषण पहुंचाना था। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का इनका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत ये था कि हर एक तबके के लोग, जैसे निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, या गरीब तबके, हर एक वर्ग को क्या था, पोषण घर घर पहुंचाने का काम, मतलब कार्य स्टार्ट किया गया था 2013 में। अब आते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधा प्रदान हेतु करने हेतु चलाया गया था। 6,000 रुपया प्रत्यक्ष रूप से उनके खाते में भेज दिया जाता था। यह 2017 में चलाया गया था। यह योजना शुरू कब किया गया था, 2017 में शुरू किया गया था। किस लिए किया गया था, गर्भवती महिलाओं को सुविधा प्रदान किया गया था, सबसे बेहतर सुविधा प्रदान किया गया था। और गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में प्रत्यक्ष रूप से पैसा 6,000 रुपया भेज दिया जाता था। उससे अपना जो भी आवश्यकताएं हैं उसको इन पैसे के थ्रू पूरा कर सकें। एकीकृत बाल विकास योजना, इसका शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है, 6 वर्ष के बच्चों एवं उनकी माताओं के लिए था। 6 वर्ष के बच्चों और उनकी माताओं के लिए था। 6 वर्ष से कम बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, देखिए इसमें 6 वर्ष के बच्चों के लिए था और उनकी माताओं के लिए था, एकीकृत बाल विकास योजना। फिर उसके बाद 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए था, उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा भी दी जाती थी और प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल भी किया जाता था। टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं जांच इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती थी। ICDS के अंतर्गत ये भी था
टीकाकरण भी किया गया था। स्वास्थ्य का हमेशा जांच किया जाता, उनकी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता था। स्वास्थ्य की सुविधाओं का ध्यान दिया जाता था और स्वास्थ्य का हमेशा जांच आदि किए जाते थे। कुपोषण में पहला है अल्पपोषण। अल्पपोषण क्या होता है? अल्पपोषण क्या होता है? यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने उम्र, वजन और लिंग के आधार पर तय किया हुआ आहार नहीं ग्रहण कर पाता। अल्पपोषण से ही पता चल जा रहा है कि ऐसी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी उम्र, वजन और लिंग के आधार पर क्या कर पाता है कि आहार को ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है और उसको पोषण कम मात्रा में मिल रहा है तो उसको क्या हो रहा है, पोषण की कमी हो जा रही थी, उसे कहा जाएगा अल्पपोषण के अंतर्गत। उसको ना तो उसके वजन के हिसाब से पोषण मिला, ना तो उसकी उम्र के हिसाब से पोषण मिला, ना तो उसके लिंग के हिसाब से पोषण मिला। तो ये क्या हो रहा है, इसमें पोषण की कमी हो जा रही थी। जब कमी हो जा रही तो उसे कहेंगे अल्पपोषण के अंतर्गत। इस व्याधि के कारण अत्यंत रोग हो जाते हैं। जब अल्पपोषण हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होती है, अधिक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्वाशियोकर, मैरास्मस, अस्थि रोग, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। अतिपोषण। ऐसी स्थिति में जिसमें व्यक्ति अपनी आयु, वजन, लिंग के आधार पर तय किए गए मानक के व्यक्ति पोषण ग्रहण करता है। कि अतिपोषण क्या होता है कि आयु, वजन के लिंग के आधार पर, जैसे कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक पोषण को ले रहा है। क्या हो रहा है, व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक, जैसे आयु कम है, भोजन ज़्यादा कर रहा है, वजन क्या है, लिमिट है, और वो वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भोजन, न्यूट्रिशन ज़्यादा कर रहा है, ले रहा है, तो क्या होता है, ये अति पोषण, मतलब पोषण से, आवश्यकता से अधिक को पोषण लेना का, तो अति पोषण के अंतर्गत आते हैं। उससे क्या होता है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे मोटापा हो जाएगा, हृदय संबंधी रोग हो जाएगा, उससे मधुमेह हो जाएगा, आदि प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं। अब है विशेष तत्व का अभाव। कुछ और विशेष तत्वों का अभाव हो जाती है। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति संपूर्ण आहार ग्रहण करता है परंतु उसमें विशेष तत्व की कमी हो जाती है, तो इसे विशेष प्रकार का अभाव कहा जाता है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि आप खाना तो खा रहे हैं, दाल चावल सब सलाद लिए, तो आपको लग रहा है कि नहीं हमने संपूर्ण आहार कर लिया या सब कुछ खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति भी देखने में लग रहा है कि वो सारा संपूर्ण आहार ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ न कुछ तत्वों की कमी हो जाती है। संपूर्ण आहार वो भी हर व्यक्ति नहीं ले पाता है, जो मतलब कि अत्यधिक पोषण कर रहा है या अच्छा स्वस्थ दिख रहा है, उसमें भी पोषक तत्वों की कुछ कमियां हो जाती हैं। अगर कुछ पोषक तत्वों की कमियां हो जाती हैं, वो विशेष के अंतर्गत रखा जाता है। और जैसे उसको अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, कि स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमारी हो जाती है, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वह स्वस्थ, उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। उसे लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ न कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसकी वजह से कुछ बीमारियां हो जाती है। जैसे हो गया घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से हो जाएगा। एनीमिया, लौह तत्व की कमी से हो जाता है। अस्थि रोग, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से क्या होता है, अस्थियों में अस्थि रोग हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, हमें ब्लड की कमी हो जाती है, इसकी वजह से एनीमिया रोग ग्रसित हो जाते हैं। और घेंघा होता है जैसे आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है। कुपोषण के निवारण हेतु विश्व स्तर पे संस्थाएं, तो कुपोषण के निवारण हेतु मतलब इनका निवारण किया गया था किसके दौरान, FAO के दौरान। इसका निवारण एक संस्थान था, विश्व स्तर पे इसकी संस्थाएं चलाई गई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आहार एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ था, रोम, इटली में। और इसका संरक्षण कहाँ किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसका उद्देश्य क्या था कि कृषि उत्पादक बढ़ाने एवं ग्रामीण
ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करके एवं जीवन स्तर को उन्नति बनाना। इसमें क्या था कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था और उनके जीवन स्थिति को सुधारने के लिए पोषण और जीवन स्तर को उन्नति बनाया गया था। और इसमें क्या था कि विशेष तौर कृषि उत्पादकता पे ध्यान दिया गया था। ग्रामीण के जो लोग थे उनको कृषि के बारे में बताया गया था और उनमें कृषि से संबंधित उनको उत्पादकता के दौरान उत्पादन क्या कैसे करना चाहिए, हर चीज़ के, और मुझे कौन से विटामिन की ज़रूरत है, हर चीज़ को के बारे में उनको बताया गया था। इससे क्या था कि अगर हर व्यक्ति जान रहा है तो अपने जीवन में अपनी स्थिति को सुधार सकता है और अपने जीवन स्तर को उच्च बना सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यह भी एक संस्था चलाई गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र में चर्चा 1945 में। तब उसका नाम क्या था, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 1943 में इसका नाम ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था। 7 अप्रैल 1948 को इसका नाम बदलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन रख दिया गया था। स्थापना करने वाले देशों का नाम USA है, ब्राज़ील, इंग्लैंड, फ्रांस, फिलीपींस, ये सब क्या थे, WHO की स्थापना करने के सब लोग क्या था, देशों के नाम स्थापित किए गए थे। मुख्यालय कहाँ था इनका, जेनेवा मुख्यालय था इस संस्था का। ये स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य था सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लिए उच्चतर स्तर की प्राप्ति। ये इसका उद्देश्य था कि सभी व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य है उसको उच्चतर स्तर को बढ़ाया जाए। ये यूनेस्को एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना कब किया गया था, 16 नवंबर 1945 में। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा, संस्कृति व विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास हेतु संबंधों को बढ़ावा देना। इसमें ये कहा गया था कि संस्कृति के दौरान या तो विज्ञान के दौरान कुछ प्रचार प्रसार किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि विकास संबंधी जो भी शांति मिले या संतुष्टि मिले, बच्चों का विकास हो, हर एक देशों का विकास हो। तो इसके लिए ये यूनेस्को एक संस्था चलाई गई थी, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसी संस्था यूनेस्को चलाई गई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।